हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 90 तथा तीसरी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर आप सीधे 90 या 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर कर लिख सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव कब निरीक्षण करने गए। अस्पताल काल कोठरी से बदतर हो गए हैं। बदनसीबी है कि गरीबों और लाचारों के पास इन अस्पतालों में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल यह पूरी टिप्पणी अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सुविधाओं को लेकर थी। सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने संतोषजनक बताया, लेकिन उसके साथ ही यह भी कहा कि जस्टिस बिना बताए कभी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। सच मायनों में कहें तो जो टिप्पणी अहमदाबाद के जिला अस्पताल को लेकर हाई कोर्ट ने की है वह पूरे देश के सरकारी अस्पतालों पर सटीक बैठती है। कोरोना से लड़ने के लिए जिला अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इलाज के नाम पर मरीजों के साथ जो रहा है उस पर देश भर में सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी बीमारी के मरीजों को सरकारी अस्पताल देख नहीं रहे हैं। मरीज देख भी रहे हैं तो वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल का पालन हो, पर उसके चलते मरीज इलाज से ही दूर हो जाए, यह कहाँ तक सही है। मध्य प्रदेश में एक मरीज दिल की बीमारी लेकर भर्ती होता है। डॉक्टर उसे कोविड वार्ड में भेज देते हैं। उसकी मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार भी बिना परिवार को बताए करा दिया जाता है, पर रिपोर्ट में वह कोरोना निगेटिव होता है। इसे किस तरह से देखें? लापरवाही या फिर हद से ज़्यादा गंभीरता? दोनों ही हालात में नुकसान मरीज का ही हो रहा है। आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को पीपीई किट तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध कर रही है। इलाज के नाम पर मरीजों को वहां भेजा जा रहा है। इन अस्पतालों से भ्रष्टाचार की गंध आने लगी है। कोविड
के नाम पर हो रहे इलाज पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में किस पर भरोसा करें? सरकार के उन अस्पतालों पर जो बिना सुविधाओं के डटे हुए हैं, या फिर उन निजी अस्पतालों पर जहां कोरोना बीमारी नहीं अवसर है कमाई का? बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के प्रति सरकारों का नज़रिया जनहित जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारें इसके प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखा रही हैं। यह ऐसा समय था जब हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सही आकलन हो जाना चाहिए था और कल की तैयारियों में जुट जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा हुआ? देश में यह पहला अवसर नहीं है जब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हमारे सिस्टम को ऐसे सवालों की आदत हो गई है। शायद यह अब सही समय है जब हमें वापस अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के बारे में सोचना चाहिए। सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी खर्च पर दे। केंद्र इसे राज्य का मुद्दा कहकर बच नहीं सकती। दोनों को मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। एक शहर में दो साहित्यिक मित्र एक ही कॉलोनी में पास पास रहते थे। एक का नाम लाल और दूसरे का बिलाल। जो लाल है वह कविताएं लिखा करता था, बस लिखा करता था। उसका पूरा नाम था चरणलाल क्रांति। क्रांति उसका उपनाम था। दरअसल हिंदी कवियों के नाम रखने की आदत सी पड़ गई है, वरना कविताओं में क्रांति जैसा कुछ था नहीं। रॉयल्टी देने वाला प्रकाशक मिलता नहीं था, तो उसने पैसा वैसा देकर 2-4 पुस्तकें प्रकाशित भी करवा दी थी। कविता में कुछ हो या ना हो, पर उनके खेमे बने हुए थे। दूसरा मित्र वह भी था तो साहित्यकार ही, पर वह मंचीय कवि था। वह अपने आप में पूरा वाला था। बिलाल, उसका काम बस कुछ कविताएं और 4 जुमले कंठस्थ कर के मंच पर वाहवाही लूटना था। आधे घंटे तक मंच पर तेरी मेरी इसकी उसकी करता, फ्री में ठहरने खाने पीने की व्यवस्था, और फिर आते समय दोनों जेबों में ठूस ठूस कर रुपए भर कर लाता। आयोजकों को पहले ही बोल देता कि मेरा काव्य पाठ अंत में रखिएगा। देर रात उसका नंबर आता, तब तक वह मंच के एक कोने में बैठा मुंह में पान दबाए पिचकारी
मारता रहता। दर्शक भी ऐसे कि उसकी बारी आने तक अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते थे। उसने देश भर में कई सारे प्रशंसक तैयार कर लिए थे, पर समय उसका मित्र उसका प्रशंसक नहीं था। उसे इस तरह की कविताएं और फूहड़पन कभी रास नहीं आया। उसे लगता था कि अब मंचीय कवियों और कविता में जीवन का राग रंग नहीं है, ध्येय नहीं है जीवन जीने का, और न ही कविता में सुर तुलसी और कबीर जैसी गंभीरता नजर आती है। कई दफ़ा चरणलाल की पत्नी उससे चिढ़ जाती और कहती, जितना आप साल भर की नौकरी से कमाते हो उतना तो बिलाल 2 प्रोग्राम से ही कमा लेता है। देखा नहीं उसकी पत्नी कैसे सोने चांदी से लदी हुई रहती है और मेरे सामने से ऐसे मटक कर निकलती है, मेरी छाती पर सांप दौड़ते हैं। क्रांति भाई थोड़ा दार्शनिक किस्म का था। पत्नी से बहस करना या अपने विचारों से उसे सहमत करवाना उसे व्यर्थ समय बर्बाद करना लगता था। पर वह पत्नी से यही कहता, देखो वसंता, तुम्हें जीवन का गूढ़ रहस्य जितना जल्दी समझ में आ जाए बेहतर होगा। वसंता, जो शब्द एक बार किसी पुस्तक में गढ़ दिए जाते हैं वे बहुत मूल्यवान होते हैं। एक ईमानदार लेखक फ्रेंच कॉफ़ी की तरह होता है। एक दिन आएगा जब मैं नहीं मेरी कविता बोलेगी, और रही बात बिलाल की, तो वह मेरा मित्र है। उसकी उन्नति से भला मुझे किस बात का दुख। इतना कहते हुए उसने मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता लाकर पत्नी को पढ़ने को दे दी। बोला, कल तक इसका भावार्थ करके बताना। उसे पता था कि इसे मुक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है, भौतिकवादी युग में जी रही है, तो फिर यह मुक्ति बोध को कब समझ पाएगी। समय यूं ही बीत रहा था। एक बार देश में कोरोना नाम का वायरस आया। बिस्तर पर पड़े पड़े लोगों के बदन कतराने लगे थे। इस दरमियान दोनों मित्र घर पर ही समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिन गुजरे। इस बीच ऐसा पहाड़ टूटा कि दोनों मित्रों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। उस शहर की कलेक्टर आनंदी की सूझबूझ के चलते अविलंब दोनों मित्रों को चिकित्सकीय देखरेख में क्वारंटाइन किया गया। उन दोनों की पत्नियों का रो रो कर बुरा हाल था। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। एक शहर में 2 साहित्यिक मित्र एक ही कॉलोनी में पास पास रहते थे। एक का नाम लाल और दूसरे का बिलाल। जो लाल है वह कविताएं लिखा करता था, बस लिखा करता था। उसका पूरा नाम था चरणलाल क्रांति। क्रांति उसका उपनाम था। दरअसल हिंदी कवियों के नाम रखने की आदत सी पड़ गई है।
वरना कविताओं में क्रांति जैसा कुछ था नहीं। रॉयल्टी देने वाला प्रकाशक मिलता नहीं था, तो उसने पैसा वैसा देकर 2-4 पुस्तकें प्रकाशित भी करवा दी थी। कविता में कुछ हो या ना हो, पर उनके खेमे बने हुए थे। दूसरा मित्र वह भी था तो साहित्यकार ही, पर वह मंचीय कवि था। वह अपने आप में पूरा वाला था। बिलाल, उसका काम बस कुछ कविताएं और 4 जुमले कंठस्थ करके मंच पर वाहवाही लूटना था। आधे घंटे तक मंच पर तेरी मेरी इसकी उसकी करता, फ्री में ठहरने खाने पीने की व्यवस्था, और फिर आते समय दोनों जेबों में ठूस ठूस कर रुपए भर कर लाता। आयोजकों को पहले ही बोल देता कि मेरा काव्य पाठ अंत में रखिएगा। देर रात उसका नंबर आता, तब तक वह मंच के एक कोने में बैठा मुंह में पान दबाए पिचकारी मारता रहता। दर्शक भी ऐसे कि उसकी बारी आने तक अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते थे। उसने देश भर में कई सारे प्रशंसक तैयार कर लिए थे, पर समय उसका मित्र उसका प्रशंसक नहीं था। उसे इस तरह की कविताएं और फूहड़पन कभी रास नहीं आया। उसे लगता था कि अब मंचीय कवियों और कविता में जीवन का राग रंग नहीं है, ध्येय नहीं है जीवन जीने का, और न ही कविता में सुर तुलसी और कबीर जैसी गंभीरता नजर आती है। कई दफ़ा चरणलाल की पत्नी उसे चिढ़ जाती और कहती, जितना आप साल भर की नौकरी से कमाते हो, उतना तो बिलाल 2 प्रोग्राम से ही कमा लेता है। देखा नहीं उसकी पत्नी कैसे सोने चांदी से लदी हुई रहती है, और मेरे सामने से ऐसे मटक कर निकलती है, मेरी छाती पर सांप दौड़ते हैं। क्रांति भाई थोड़ा दार्शनिक किस्म का था। पत्नी से बहस करना या अपने विचारों से उसे सहमत करवाना उसे व्यर्थ समय बर्बाद करना लगता था। पर वह पत्नी से यही कहता, देखो वसंता, तुम्हें जीवन का गूढ़ रहस्य जितना जल्दी समझ में आ जाए बेहतर होगा। वसंता, जो शब्द एक बार किसी पुस्तक में गढ़ दिए जाते हैं वे बहुत मूल्यवान होते हैं। एक ईमानदार लेखक फ्रेंच कॉफ़ी की तरह होता है। एक दिन आएगा जब मैं नहीं, मेरी कविता बोलेगी। और रही बात बिलाल की, तो वह मेरा मित्र है। उसकी उन्नति से भला मुझे किस बात का दुख। इतना कहते हुए उसने मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता लाकर पत्नी को पढ़ने को दे दी। बोला, कल तक इसका भावार्थ करके बताना। उसे पता था कि इसे मुक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है। भौतिकवादी युग में जी रही है, तो फिर यह मुक्ति बोध को कब समझ पाएगी। समय यूं ही बीत रहा था। एक बार देश में कोरोना नाम का वायरस आया। बिस्तर पर पड़े पड़े लोगों के बदन कतराने लगे थे। इस दरमियान दोनों मित्र घर पर ही समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिन गुजरे। इस बीच ऐसा पहाड़ टूटा कि दोनों मित्रों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। उस शहर की कलेक्टर आनंदी की सूझबूझ के चलते अविलंब दोनों मित्रों को चिकित्सकीय देखरेख में क्वारंटाइन किया गया। उन दोनों की पत्नियों का रो रो कर बुरा हाल था।
समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।